नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। बागपत सिनौली की खुदाई से जो तथ्य निकलकर आए थे उस पर धार्मिक आईटी सेल की फैक्ट्री से बहुत सी फेक न्यूज यूट्यूब पर मैंने देखी, जिसमें इस खुदाई को महाभारत से जोड़ा जा रहा था। कुछ पेपर इसे 4000 साल तो कुछ 4500 साल पूर्व बता रहे थे, वही कुछ सीधे सीधे इसे महाभारत काल बता रहे थे। इस तरह की बहुत सारी फेक न्यूज विभिन्न वेबसाइटों पे, गूगल पे भी आ रही थी। इसीलिए मैंने क्या आप भी झूठे न्यूज के शिकार हैं नाम से एक वीडियो बनाया। उसमें मैंने विभिन्न न्यूज़पेपरों को दिखाया और यह बताया कि कैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो या फिर सिंधु सभ्यता घाटी के प्रमाणों को ही महाभारत कालीन बताकर फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। लेकिन जो लोग विदेशी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे देसी धर्म का कचरा सर पर ढोने में लगे हैं, उन लोगों को मेरी बात चुभ गई। एक महाशय जी को विज्ञान के प्लेटफॉर्म पर असत्य सनातन की अपनी दुकान में धर्म का कचरा बेचने में लगे हैं। उन्होंने मेरे इस वीडियो के जवाब में एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया। पूरे वीडियो में उन्होंने मेरे एक भी तथ्य का जवाब नहीं दिया, उल्टे अनर्गल प्रलाप करते रहे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। धर्म का कचरा सर पर ढोने वाले लोगों को विज्ञान कूड़ा ही नजर आता है, क्योंकि उनकी दुकानदारी ही धर्म से चलती है। लोगों को धर्म के नाम पर उल्लू बनाकर ही आज तक वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और धर्म का यह धंधा उनके पूर्वजों की लंबी परंपरा रही है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते हुए यहाँ तक पहुँची है। तो फिर धर्म का कचरा ढोना इनकी मजबूरी हो जाती है। क्या करे, पापी पेट का सवाल जो है। और युगों पुराने धर्म के इसी धंधे से अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी तो सुरक्षित रखना है, इसीलिए जरूरी भी हो जाता है। इसीलिए इस धंधे में लगे लोगों के लिए विज्ञान का कचरा हो जाता है, क्योंकि विज्ञान के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है। सालों साल मेहनत करके रातों की नींद उड़ाकर साइंटिस्ट कुछ खोज कर पाते हैं, लेकिन इसके उलट धर्म का पूरा बाजार ही हरामखोरी पे चलता है। तो ये जो भी महोदय ने विज्ञान को कचरा बताया है, उन महोदय से मैं सीधे तौर पे कहता हूँ कि भाई, हम लोगों ने आपके धर्म के इस धंधे को पूरी तरह से त्याग दिया है, बहिष्कृत कर दिया है। आप में अगर हिम्मत है तो अगर विज्ञान आपके लिए कूड़ा है तो उसको त्याग कर दिखाइए। बिना विज्ञान के रहिए, बिना किसी उपकरण के रहिए। अगर है हिम्मत तो ऐसा करके दिखाइए, और आपके जितने भी फेक न्यूज फैक्ट्री और धर्म के धंधेबाज हैं, उन सबसे कहिए कि वो विज्ञान को त्याग दें और पूरी तरह से अपने धर्म के धंधेबाजी पर आश्रित रहें। किसी भी विज्ञान के उपकरण को, किसी भी विज्ञान के टेक्नोलॉजी को यूज न करें। मुझे पहले से पता था कि आप जैसे लोग जो धर्म की गंदगी सिर पे लादे फिरते हैं, उनके पास धर्म की बकवासों को सही साबित करने का कोई आधार ही नहीं है। इसीलिए आप लोग सिर्फ भ्रम पैदा करते हैं। मैंने आपके उस तर्कहीन वीडियो का पूरे तथ्यों के साथ अगले वीडियो में जवाब दिया। मुझे लगा था इस वीडियो के जवाब में शायद आप कुछ तथ्य प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आपका जो एक वीडियो आया जिसमें आपने कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, न ही मेरे वीडियो में जो मैंने तथ्य रखे थे उन पर कोई बात की। आपने अपने पिछले वीडियो में बोले गए झूठ और अनर्गल प्रलाप को ही फिर से प्रकट किया, और पूरे वीडियो में आप मुझ पर यह आक्षेप लगाते रहे कि मैंने ही वीडियो में आपके बातों को समझा नहीं और तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपके उस सारे क्लिप्स को शो करूंगा जो आपने बोले हैं और मैंने क्या प्रत्युत्तर दिए हैं। कुछ बातें जो मेरे वीडियो से रिलेटेड नहीं थी, इस कारण से मैंने उन प्रश्नों को स्किप कर दिया था। उन प्रश्नों को भी यहाँ पे मैं एराइज करूंगा। और जितने भी ऑडियंस हैं, आप सभी देखें कि ये फेक न्यूज की फैक्ट्री क्यों फेक न्यूज को ही प्रमोट करते हैं और रिप्लाई में भी फिर से झूठा बोलते हैं। आरोप नंबर 1, अंग्रेज भारतवर्ष में आए, यहाँ पर कुछ 100 वर्ष उन्होंने शासन किया, लेकिन उनको जाना पड़ा। जब वो जाने लगे तो उनको लगा कि यहाँ पर हमारा कोई तो प्रतिनिधि होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी कुछ नाजायज औलादे यहाँ पर छोड़ दी, जो आज तक उनके नाम का ढोंग रच रहे हैं। उनके नाम के साइंस का, उनके नाम के विज्ञान की यात्राओं के नाम पर बार बार कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं वीडियोस के माध्यम से कहें, आर्टिकल के माध्यम से कहें, या फिर छोटे छोटे छिटपुट आंदोलनों के माध्यम से कहें, अपना पक्ष रखते रहते हैं। देश आजाद हुए 73 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा भारतीय है जो अंग्रेजों की गुलामी को पसंद करता है, क्योंकि अभी हम लोग जो भी हैं वो उस समय पैदा हुए हैं जब देश आजाद है। तो इनकी बात तो यही पे गलत हो जाती है कि कोई भी यहाँ पे अंग्रेजों का पैरोकार है। लेकिन इनका जो आक्षेप था वह साइंस को लेकर था, क्योंकि अंग्रेज तो अभी है ही नहीं। अब जरा सोचिए कि जब अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों से पहले जब भारत में मुगल थे, तब भारत में किसी भी तरह की कोई कोर्ट व्यवस्था नहीं थी, जिसे कि हम अदालत कहते हैं। राजा ही अपने यहाँ जो भी सजा सुनाते थे अपने हिसाब से। न कोई हॉस्पिटल था, न कोई स्कूल्स थे, न कॉलेज थे, न ट्रेन थी, न कोई टेक्नोलॉजी थी, न एरोप्लेन था, न कोई पूरे भारतवर्ष के लिए एक समान नियम कानून था, न ही देश में कोई साइंटिस्ट थे। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो वो जो भी सिस्टम हमारे पास बचा रहा, तो भारत के लोगों ने उस सिस्टम को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो अंग्रेजों का नहीं था बल्कि वो साइंस का था। तो क्या हम उन्हें अंग्रेजों की नाजायज औलाद कह देंगे? ये महोदय के अनुसार तो वो अंग्रेजों के नाजायज औलाद हो गए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के छोड़े गए सारे टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री, इन सब का इस्तेमाल किया देश को आगे बढ़ाने में। और आज की डेट में जब अंग्रेज नहीं है, तो जो भी लोग स्कूल कॉलेज में
पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री यूज कर रहे हैं, हम लोग सेल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज कर रहे हैं और पूरे 24 घंटे में न जाने हजारों लाखों उपकरण साइंस के हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी क्या लगभग खत्म सी लगती है। तो क्या ये सारे के सारे लोग अंग्रेजों की नाजायज औलाद हो गए? इसी पे मैंने इनसे प्रश्न किया था कि अगर ये लोग नाजायज औलाद हैं तो फिर क्या आप जायज औलाद हो, क्योंकि आप भी तो उपकरण यूज कर रहे हो। तो इसका इनने कोई भी उत्तर नहीं दिया। रिप्लाई में इनको उत्तर देना चाहिए था, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि इनके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर मैंने पेश किया है, जबकि इनका जो सवाल था उसी के हिसाब से मैंने वाजिब प्रश्न पूछा था। भारत में आज जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है वो साइंस की है या वेदों की है, ये बताएंगे आर्य महोदय? अगर वेदों की है तो प्रमाण प्रस्तुत करें। बिना साइंस के वेदों को पढ़ क्या क्या सहूलियत दिया? वैदिक आश्रम में बैठे तरह तरह के धर्म के नाम पर ढकोसला परोसने वालों ने आरोप पर इतना हल्ला मचा रहे हैं कि महाभारत नाम की कोई चीज होगी ना, और उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी है। एक ऐसा इतिहास जो पिछले 5000 सालों से चला आ रहा है, जिसकी खोज में अब से 4000 साल पूर्व के कुछ अवशेष मिले हैं, उनको ये महामूर्ख लोग सिर्फ अपनी 10 मिनट की वीडियो में पूरी तरीके से खारिज करने नंबर 2, सिनोली में नरकंकाल जो मिले हैं तो उनके पूर्वज भी होंगे, और जब उनके पूर्वज होंगे तो उसे महाभारत मान लेना चाहिए, ये इन महोदय का कहना है। अब इससे इनके बौद्धिक स्तर का पता चलता है कि एक तो इनने बताया कि नरकंकाल जो मिला है उसकी कार्बन डेटिंग से पता चल रहा है 4000 साल। अभी ये साइंस को कूड़ा बता रहे थे और अब साइंस के ही कार्बन डेटिंग को ये तथ्य मान रहे हैं। हो गया लोचा इनके दिमाग के साथ, ये है इनका बौद्धिक स्तर। और फिर क्या बोल रहे हैं कि अब उनके माता पिता होंगे, उनके भी माता पिता होंगे, तो फिर क्यों ना हम इसे महाभारत काल ही जोड़ दे। तो इतना कहने की क्या जरूरत थी? सीधे बोल देते कि आज ये खड़े हैं तो इसी तरह से 5000 साल पहले महाभारत हुआ होगा, उससे कुछ समय साल पहले रामायण हुआ होगा, क्योंकि आज ये है ना। तो ये है इनका बौद्धिक स्तर, और ये इन्वाइट कर रहे हैं डिबेट के लिए। किस बात का ये डिबेट करेंगे, इन्हें यही नहीं समझ में आ रहा है। इसी पे मैंने एक वाजिब सा प्रश्न पूछा था कि अगर नरकंकाल 4000 साल पहले का है और महाभारत को आप 5000 से 5500 साल पुराना बता रहे हो, तो उसमें 1000 से 1500 साल के बीच का जो गैप आ रहा है, उसी तरह से जो बुद्धा का काल है 2500 साल पहले और 3500 साल पहले सिंधु सभ्यता घाटी, तो क्यों ना बुद्धा काल को ही उठा के सिंधु सभ्यता घाटी में फिट कर दे, कह दे कि वही सिंधु सभ्यता घाटी से आए थे। तो ये मैंने वाजिब प्रश्न पूछा था, इसका भी इनने उत्तर नहीं दिया। बिल्कुल ही सटीक प्रश्न था इन पे, और ये सीधे सीधे ही मुद्दा गोल कर दिए, भाग गए बिल्कुल प्रश्न से ही। ये है इनका बौद्धिक स्तर। जवाब देने की बजाय कट लो और बता दो कि हमारे तथ्यों को ही तोड़ मरोड़ कर पेश किए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने वीडियो का लिंक दे रखा है, उस वीडियो को आप देखें। वीडियो 18, क्या आप झूठे न्यूज के शिकार हैं, उससे आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएगी। जो मैंने तथ्य दिए हैं उसके ऊपर इन्होंने खुद ही मिसलीड करके वीडियो बनाई थी, और फिर रिप्लाई में भी फिर से मिसलीड कर दिए। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जो न्यूज पेपर है जिसका मैंने हवाला दिया था, जो सही बता रहे थे, जो हमारे इतिहास की किताबों में पढ़ाया जाता है कि आज से 4000 साल पहले, 4500 साल पहले सिंधु सभ्यता घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा की संस्कृति होती थी। तो ये बात जिन न्यूज पेपरों ने लिखी थी उसी को मैंने हाईलाइटेड किया था। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये थी कि यह बात एनडीटीवी और बीबीसी में ही यह लिखा हुआ था, बाकी के जो न्यूज मीडिया हैं उन्हें इसे महाभारत बता रखा था। तो ये महोदय को इन दोनों न्यूज पेपरों से चिढ़न हो गई। देखिए ये क्या बोलते हैं। इसमें ये प्रूफ किसके लेते हैं? एनडीटीवी और बीबीसी न्यूज के। एनडीटीवी और बीबीसी न्यूज ये भारतवर्ष को लेकर के जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाते हैं भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति को, यह है अनभिज्ञ नहीं है। अब बताइए, जो सत्य बोल रहा है वो विदेशी प्रोपेगेंडा हो गया, यानी कि झूठ ही बोलना चाहिए। मैंने प्रत्युत्तर में इन्हें बताया कि भारत में जो मीडिया है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस में नीचे से टॉप कर रही है, 140वां स्थान मिला है। आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश को 140वां स्थान मिलना कितने शर्म की बात है। और ऐसे समय में अगर कोई न्यूज मीडिया सही बात कर रहा है तो उसको ये विदेशी प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। ये महोदय को ये भी नहीं पता कि एक पत्रकार का काम क्या होता है। जो लोकतंत्र में चौथा खंभा है, 4th पिलर, वो पत्रकारिता का होता है। और पत्रकारिता के बारे में यह कहा जाता है कि वह एक आइडियल विपक्ष की तरह अपना कर्तव्य निभाए, यानी कि जो भी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, या समाज में जो भी चीजें घटित हो रही हैं, क्राइम, भ्रष्टाचार, भुखमरी, गरीबी, युवा वर्ग की समस्याएं जैसे कि नौकरी, बेरोजगारी, उनके स्कूलों से संबंधित प्रॉब्लम्स, आमजन की प्रॉब्लम, इन सारे मुद्दों को जो उठाता है वो कौन कौन से चैनल है भारत में, आप उठा के देख लीजिए सारे चैनल। तो ये महोदय ने एक भी ऐसे चैनल का नाम नहीं बताया जो कि सत्य परोस रहे हो। उल्टे जो सत्य बोल रहे थे उन्हीं को इन्होंने प्रोपेगेंडा वाला चैनल बता दिया। ये है इनकी सच्चाई और ये है इनका बौद्धिक स्तर। आज एनडीटीवी के जो एंकर हैं रवीश कुमार जी, उन्हें एशिया का जो नोबेल प्राइज कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, वो उन्हें मिला है। और ये तब मिला है जब भारत की पत्रकारिता नीचे से टॉप कर रही है। इसका मतलब ये है कि
कि उनकी भी नजर में कोई एक ऐसा चैनल है जो थोड़ा सा निष्पक्ष दिख रहा है ऐसे कंडीशन में भी। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कह सकते हैं कि रवीश कुमार एंटी गवर्नमेंट बोलते हैं, तो ऐसे महोदय लोगों को यह पता होनी चाहिए कि जितने भी चैनल हैं उन सभी चैनल में सिर्फ इक्का दुक्का ही चैनल है जो लोगों के समस्याओं को उठाते हैं, जिसमें से एनडीटीवी भी एक है। मैंने नहीं देखा कि स्टूडेंट्स की जितनी भी प्रॉब्लम है स्कूल से, कॉलेज से, वैकेंसी से, उस पर जितनी डिटेल से रवीश कुमार जी ने अपने एनडीटीवी पे दिखाया था वो किसी और ने दिखाया हो। इसके अलावे भी और भी कई सारी बातें हैं जिसको रवीश कुमार काफी विरोध के बाद भी उठाते हैं और एक आइडियल विपक्ष की तरह उठाते हैं, जैसा कि पत्रकारिता से उम्मीद भी की जाती है। और बाकी के न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट के हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये है पत्रकारिता। तो यहाँ पे अंकुर महोदय को जब उनने एनडीटीवी और बीबीसी को विदेशी प्रोपेगेंडा बताया तो साथ में उन्हें ये बताना चाहिए था कि वो कौन से चैनल है जिसे इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो उनको देखा जाए। क्या दिन भर बैठ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, गाय, मंदिर, मस्जिद यही बचा है देखने को? इसके अलावा दुनिया में कोई समस्या नहीं है। तो महोदय ने इस पे भी कुछ भी डिटेल्स में नहीं बताया, उल्टे विदेशी प्रोपेगेंडा बताकर यहाँ से भी कट लिए। आरोप नंबर 3, अब फेक न्यूज कैसे फैलाएं, ये इस आर्या महोदय से सीखे। उनसे जस्ट पूछना चाहिए कि वो लोग जो मरे थे क्या वो अचानक से टपके थे या उनसे पूर्व कोई नहीं था? क्या उससे पूर्व कोई जनरेशन नहीं थी? क्या ये लोग जिनके नरकंकाल वहां पर मिले हैं उनके कोई माता पिता नहीं थे? वैसे ही कुछ इतिहास के बारे में एक्सपेक्टेशंस की जाएंगी, उन नरकंकाल से भी वैसी ही थोड़ी कहीं ना कहीं मिला करके मेल मिलान करके ऐसी बातें उभरेंगी। यहाँ पे महोदय ये बताते हैं कि नरकंकाल महाभारत के नहीं हैं लेकिन उनके लोगों के हैं। और इसी के प्रत्युत्तर में मैंने प्रश्न पूछा था कि ये जो 1000 साल से 1500 साल का बीच में गैप है तो क्यों न बुद्धा काल को ही उठाकर सिंधु सभ्यता घाटी में फिट कर दिया जाए। इस पे इनने कोई भी जवाब नहीं दिया था। यहाँ से भी मुद्दा गोल करके बाहर निकल गए। अब थोड़ा सा इनका उदाहरण सुने। और साइंस की किताब ने यह कहा कि आज से तकरीबन 25 करोड़ वर्ष पूर्व उड़ने वाले डायनासोर हुआ करते थे। ये एक लगाया गया अनुमान था और इस अनुमान के बाद में एक कंकाल मिलता है डायनासोर से मिलती जुलती आकृति का। उसके पंख भी नहीं है और ना ही पंख के अवशेष हैं और ना ही उसमें कुछ ऐसी हड्डियां हैं जो कि पंख से विशेष रूप से जुड़ी हुई है, उनको सहारा देने वाली हड्डियां हों। और उनकी जब कार्बन डेटिंग होती है तो वो भी तकरीबन 2 लाख वर्ष पूर्व की मिलती है। पता है आपको साइंस इसके विषय में क्या कहेगी? कि हमने जो कहा था वो बिल्कुल पूरी तरीके से सच निकल गया है। ये महोदय साइंस पे अपनी राय रख रहे हैं। ये बताएंगे इन्हें साइंस कितनी पढ़ी है, क्या क्या डिग्री ली है, कितने एक्सपर्टाइज है। साइंस ऐसे सोचता है? साइंस कोई व्यक्ति है, कोई धार्मिक गपोड़ा है जो इस तरह से सोचेगा कि 25 करोड़ साल पहले ये मिल गया और 2 लाख साल पहले ये मिल गया तो मेरी बात सही हो गई? ये तो महोदय आप सोच रहे हो। 4000 साल पहले का नरकंकाल मिल रहा है, उसको बता रहे हो कि 5000 साल पहले का महाभारत हो जाएगा। आप अपनी सोच को साइंस की सोच बता रहे हो। ये है महोदय आपकी सोच, ये है आपके बौद्धिक लेवल का स्तर। महोदय अगर आपने क्लास 12 की बायोलॉजी भी पढ़ी होती तो आपको पूरी तरह से स्पष्ट होता कि क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, चैप्टर 7 में डार्विन्स थ्योरी बहुत ही डिटेल से पढ़ाई जाती है, अभी भी पढ़ाई जा रही है और क्यों ना पढ़ाई जाए। साइंस के पास उसके एक एक तथ्यों का जवाब है और वेल इक्विप्ड जवाब है। पूरी दुनिया में विभिन्न पुस्तकों में डार्विन्स थ्योरी पढ़ाई जा रही है। और महोदय अगर आपको साइंस की ABCD भी नहीं आती है तो आप अपने सोचने की क्षमता को, साइंस की सोचने की क्षमता बता दिए। क्या किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच साइंस की सोच होती है? महोदय ये आपको अच्छी तरह से समझना होगा कि आपको साइंस के बारे में रत्ती भर भी नहीं पता है। और इसका कारण यही है क्योंकि आप साइंस को कूड़ा बोल रहे थे ना, यही कारण है। आप जैसे लोग कूड़ा परोस रहे हो, साइंस कूड़ा नहीं परोस रहा। साइंस अपनी किसी भी बात को प्रमाण के साथ, एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट के साथ प्रस्तुत करता है। अगर वो किसी को थ्योरेटिकली भी प्रेजेंट कर रहा है तो सारे साइंटिस्ट उस पर एकमत होते हैं, तब जाकर वह मान्य होता है। धार्मिकों की तरह हवा हवाई बातों को साइंस नहीं मानता और न ही उस तरह से सोचता है। उसके पास एक एक पॉइंट की, एक एक स्टेप की थियरी होती है, एक एक प्रमाण होते हैं, सबूत होते हैं, तब जाकर वो उसे मान्य करता है। यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कोई भी बात सत्य है उसको आप कैसे पहचानोगे? आपके पास क्या है? साइंस के पास माइक्रोस्कोप है, साइंस के पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, स्केल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, वैसे उपकरण है जहाँ पे हमारे सोचने, समझने और देखने की क्षमताएं खत्म होती है। वहां से वो कहीं दूर तक की चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पे बैक्टीरिया, इसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ब्लड्स के भीतर के जो डिफरेंट कंपोजिशन है उन्हें भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन साइंस के पास माइक्रोस्कोप है। वह उनसे देखता है, उनकी तरह तरह की डिफरेंट कंपोजिशन को पहचानता है और फिर उनको डिस्क्राइब करता है। आपके पास क्या है? वो किसी भी बात को, किसी भी पुराने बात को बहुत गहरे अंदाज में एक एक स्टेप पर सिलसिलेवार ढंग से प्रस्तुत करता है और
साइंस वैसा बार बार करके दिखा सकता है। जब भी वो अपने फोन बनाता है तो बार बार बनाता है। क्या आपने ऐसा किया कभी? और आप क्या बता रहे हो, सुनिए जरा ये क्या बता रहे हैं। अगर सवाल किया जाए कि वो कौन सी लॉटरी पद्धति थी जिसमें कि बंदरों का इंसान बना जाना उस टाइम पर कबूल कर लिया गया, लेकिन अभी तक जितने भी बंदर हैं उनमें अभी तक कोई प्रगति ऐसी नहीं देखी गई है कि वो इंसान बन सके, या फिर मनुष्य में भी ऐसी कोई प्रगति नहीं देखी गई है। तो महोदय, अगर आपने एक बंदर को इंसान बनते हुए नहीं देखा, मतलब डार्विन थ्योरी ही गलत हो गई। अपनी छोटी सी जिंदगी में आपने नहीं देखा तो डार्विन थ्योरी गलत हो गई। आपने अपने छोटे से जीवन में धरती को बनते हुए नहीं देखा, सूर्य को बनते हुए नहीं देखा, तो वो गलत हो गया। लेकिन ये बहुत ही हल्की बात है। साइंस के पास एक एक पॉइंट से, अगर आपने क्लास 10th की भी साइंस पढ़ी होती तो आपको पता होता कि धरती का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, जो एवोल्यूशन हुआ है स्पीसीज का ये कैसे हुआ है। और क्लास 12 की बायोलॉजी में तो ये बहुत ही डिटेल से पढ़ाई जाती है। चैप्टर 7 उठाकर देखें। तो महोदय, जब आपके पास न कोई एक्सपेरिमेंट है, न कोई रिजल्ट है, न कोई माइक्रोस्कोप है, न कोई आज तक आपने कोई वैदिक फैक्ट्री खोली जिसमें कि आप तरह तरह के उपकरण बनाते और मेजर करते, न आपके पास कार्बन डेटिंग है, तो आप समय काल कैसे पता लगाते हो? ऐसे ही हवाई ऐसे ही टेस्टिंग कर लेते हो, ये इतना पुराना है उतना पुराना है, या फिर साइंस का ही डेटा लेते हो और फिर अनर्गल प्रलाप शुरू हो जाता है अपने बुद्धि के अनुसार। और आपकी बुद्धि क्या कहती है? वो स्केल होती है, वो मेजर करती है। आप तो यही नहीं मेजर कर पा रहे हो कि डार्विन थ्योरी सही है या गलत है। पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है और आपके लिए गलत हो गई। ये आप तय करोगे या साइंस तय करेगा? कोई भी बात सत्य है या गलत है कौन तय करता है? साइंस तय करता है। आप तय करोगे, आप बताओगे क्या है आपके पास एक्सपेरिमेंट, कैसे आप करते हो इसे मेजर? तो महोदय, आपका बौद्धिक स्तर जो है सोचने समझने की और बोलने की, वो बहुत ही चिंतनीय है। और आप बता रहे थे कि आपके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन चूंकि आपने आरोप लगा ही दिया है तो आपके एक एक पॉइंट को यहाँ पे मैं उकेर रहा हूँ। तो महोदय, मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसे उठाकर आप देख लो। हो सकता है समझ में आ जाए। अगर थोड़ी सी भी सामान्य बुद्धि होगी तो जरूर समझ में आ जाएगी। और बिल्कुल ही असामान्य है, यानी कि आश्रम में बैठे बैठे न बुद्धि न तर्क न एक्सपेरिमेंट न रिजल्ट, बस हवाई बातें करनी है, तो कभी भी साइंस की बातें नहीं समझ में आएगी। क्योंकि आपके लिए तो साइंस कूड़ा है ना, लोग तो कूड़ा लेके ढो रहे हैं और आप धर्म का कूड़ा लेके ढो रहे हो। महोदय, यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि जब डार्विन थ्योरी को आप गलत बता रहे हो क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, तो फिर आपके पास कोई ना कोई थियरी तो होगी कैसे इंसान धरती पे आया। क्या वो सत्यार्थ प्रकाश वाली थियरी है कि सीधे परमेश्वर ने इंसान को बना दिया युवावस्था में? तो आपके जो ये गुरुजी हैं मूल शंकर तिवारी उर्फ दयानंद सरस्वती जी, उन्हीं की किताब पढ़िए, या जो भी आपके गुरुजी और भी कोई गुरु हो उन्हीं से पूछकर वो थियरी पे 2-4 पेपर पब्लिश कराएं और बताएं कि किस किस यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया कि आपकी जो यह थियरी है कि डायरेक्ट परमेश्वर ने मानवों को जन्म दे दिया युवा अवस्था में, ये कैसे सही है। इसका पूरा साक्ष्य उपलब्ध कराएं, साइंटिफिक एविडेंस, समझते हैं ना, ये उपलब्ध कराएं। हमारी सोच तो बिल्कुल साइंटिफिक है और साइंस बिल्कुल भी तार्किक लोगों का स्वागत करता है। अगर आप एविडेंस देते हैं तो आपका बहुत ही बहुत स्वागत है। हम उस पर विचार करेंगे और साइंस भी विचार करेगा। आप उस पर रिसर्च पेपर छापे, साइंटिस्टों को भेजें, वो लोग भी उस पर विचार करेंगे। लेकिन क्या आपने अब तक इसको प्रूफ किया? कहाँ कहाँ प्रूफ किया है? इसके बारे में कुछ बताया? बस आपने ये बोल दिया कि साइंस गलत है क्योंकि डार्विन थ्योरी गलत है, बस बोल के हल्के निकल गए। क्या प्रमाण है, क्या साक्ष्य है, उसके बदले में आपने कौन सी थ्योरी प्रस्तुत की, ये तो आपने बताया ही नहीं। जबकि साइंस हमेशा ही नई थ्योरी की डिमांड करता है। अगर आप उसके पास ऐसी थ्योरी प्रोवाइड कर दो कि जो पिछले थ्योरी के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, एविडेंस वाली हो, तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा। आपने क्यों नहीं अब तक प्रोवाइड किया और किसको प्रोवाइड किया है? क्या आप प्रोवाइड करेंगे? उम्मीद करता हूँ कि अगले वीडियो में आप इसे प्रोवाइड करेंगे। अभी कुछ और भी प्रश्न है उसके साथ, और उसमें सारी बातें बताएंगे कि आपने कौन कौन से लैब एक्सपेरिमेंट किए, कैसे आप लोगों को ये साक्ष्य मिला कि आपके कड़कड़ में जो ईश्वर है वो सीधे इंसानों को ही जन्म देके पता नहीं कहाँ छुप गया। ये कंसेप्ट है और आप बताने चले हैं साइंस वालों को कि साइंस कूड़ा परोस रहा है। फिर इसके बाद आपने न्यूज मीडिया का हवाला दिया था और उसके प्रत्युत्तर में मैंने बताया था कि जो न्यूज मीडिया होती है वो एविडेंस के लिए स्वीकार्य नहीं होती है, क्योंकि भारत की रैंकिंग ऐसे ही ग्लोबल लेवल पे काफी गिरी हुई है। और उस न्यूज़पेपर में भी आपने पार्टिकुलर एक पार्टी का नाम लिया था, फिर वो किसी और दूसरे न्यूज़पेपर का हवाला दे रहा था, तो वहाँ भी मैंने बिल्कुल सटीक ढंग से प्रश्न रखा था, जिसकी हमें उम्मीद थी कि आप अगले में प्रमाण सहित कोई रिसर्च पेपर उपलब्ध कराएंगे, लेकिन वो आपने किया नहीं। उससे भी आप मुकर कर भाग गए। अब आप लोग खुद ही यह निर्णय लें, ये जो भी आर्या हैं ये लोग साइंस को कूड़ा बता रहे हैं, साइंस की थ्योरी पे, उसके फैक्ट्स पे ही सवाल उठा रहे हैं। तो फिर पूरे भारत में, पूरे विश्व के जितने भी बाल बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सब स्कूल जाना छोड़ दें, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। कहाँ पे पहुंचे? आपके आश्रम में। और आप क्या पढ़ाओगे? वेद कितने पुराने हैं और वेद से साइंस टपका, कैसे टपका, किस तरह से टपका, ये नहीं बस टपक गया। वेद कितना पुराना है उसकी जांच कैसे करोगे? कार्बन डेटिंग तो आपके पास है नहीं, बैठ के योग तंत्र मंत्र से कैसे पता लगाओगे? ये सब कुछ बताना चाहिए था आपको, थोड़ी डिटेल देनी चाहिए थी, लेकिन ये सब तो आपने कुछ बताया ही नहीं। साइंस कूड़ा परोसती है तो कूड़ा परोसती है, तो आप अगर कुछ अच्छा परोस रहे हो तो आपको दिखाना चाहिए था कि आप कैसे अच्छा परोस रहे हो, लेकिन आपने ऐसा एक भी तथ्य प्रस्तुत नहीं किया। और मैंने पूरे सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, वैज्ञानिक विश्लेषण
विश्लेषण के साथ अपनी बात रखी थी तो उसे आपके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कह के भाग निकले इन्विटेशन और डिबेट के नाम पे। अब आते हैं आपके इन्विटेशन पार्ट पे। अभी ये मैं वीडियो बना ही रहा था कि एक और वीडियो इनका आ गया और उस वीडियो में तो इनने गजब ही ढा दिया है। जो महोदय कुछ दिन पहले इन्विटेशन दे रहे थे घड़ियाली आंसू बहा के, वही इसमें फिर से अपने गपोड़बाजी वाले लैंग्वेज में आ गए। सुनिए। तो भाई मैंने काफी सारा वेट किया और मुझे लगा कि कोई मेल आएगा जिसमें स्वीकार किया जाएगा मेरा जो दिया गया निमंत्रण है, और किसी को भी निमंत्रण बड़े प्यार से ही दिया जाता है, उसी सहजता के साथ मैंने निमंत्रण दिया भी था, करने लग जाते हैं। मैं इसी व्यक्ति से, यदि ये व्यक्ति दोगला नहीं है तो। ये है इन्विटेशन देने का आर्यों का तरीका। ये भारत की संस्कृति है। दिन रात जो रोते रहते हैं भारत की संस्कृति, भारत की संस्कृति। यही कारण है कि इन्हें राखी गढ़ी में भी अपने होने का सबूत देना पड़ रहा है कि ये भारतीय हैं। अगर ये भारतीय होते तो भारत में इस तरह से इन्विटेशन होता है। और इस नई वीडियो की भी मैं समीक्षा करूंगा। इसमें भी पूरी की पूरी फेक न्यूज फैक्ट्री ने चला रखी है, पूरी तरह से गपोड़ी बात। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये महोदय बौद्धिक स्तर पे ही खुद ही फेक न्यूज, फेक चैनल्स का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। और तो और ये साइंस की थियोरी को ही गलत बता रहे हैं। तो क्या ये डिबेट करने लायक है? क्या इनका बौद्धिक स्तर है कि ये जो भी साइंटिफिक एविडेंस है उसको ये स्वीकार कर पाएंगे? किस बात का ये डिबेट करना चाहते हैं? जिन वाजिब प्रश्नों को मैंने अपने वीडियोस में उठाया था उसका तो ये जवाब नहीं दे सके, फिर डिबेट किस बात का करेंगे? और बता रहे हैं कि इनके बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया और साइंस को भी कूड़ा बता रहे हैं। किस बात का ये डिबेट करना चाहते हैं? आखिर कैसे सामने वाला यह समझे कि आप डिबेट करने के लायक हैं? आपका बौद्धिक स्तर इस तरह का है कि आप मेरा समय बर्बाद नहीं करेंगे, या मेरी जगह कोई और भी होता तो उसका समय बर्बाद नहीं करेंगे। और फिर आपने उसमें क्या कहा कि अगर आपने डिबेट को स्वीकार नहीं किया तो आप कायर कहलाएंगे। तो ये आप इन्विटेशन दे रहे थे या धमकी दे रहे थे? कोई इन्विटेशन इस तरह से देता है महोदय कि उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। हो सकता है कि सामने वाला आउट ऑफ स्टेशन हो, बीमार हो, या हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री हो, उसके पास कुछ सालों की बॉन्डिंग हो और 2-4 सालों बाद ही अपने देश आ सके। और आपने क्या कहा? स्वीकार नहीं करोगे तो सीधे सीधे कायर कहलाओगे। ये आप डिसाइड कर रहे हो। जो एक भी प्रश्नों का वाजिब उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, साइंस को कूड़ा बता रहे हैं, और डिबेट के लिए इन्विटेशन। किस बात का इन्विटेशन? महोदय पहले आप अपने बौद्धिक स्तर को सुधारें, वाजिब तथ्यों को रखें और सामने वाले को यह विश्वास दिलाए कि हाँ आप इस स्तर के हैं कि वो आपसे फ्रिक्वेंटली डिबेट कर सकता है। लेकिन यहाँ तो आपने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ये तो अपने पीठ थपथपाने वाली जैसी बात हो गई, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने। अगर आपके पास थोड़ा भी बौद्धिक स्तर होता, डिबेट करने की क्षमता होती, तो आप साइंस कूड़ा पड़ोसता है कहकर वीडियो न बनाते और उसमें अपमानजनक बातें न कहते कि ये लोग अंग्रेजों की नाजायज औलाद हैं और ये हैं वो हैं, साइंस का कूड़ा ढोते हैं। ये आपके अनर्गल प्रलाप, ये आपकी बौद्धिक क्षमता है और इस पे आप डिबेट करना चाहते हैं। महोदय आपके चैनल पे जितने भी वीडियोज पड़े हैं उन सब में इसी तरह की बातें आप करते हैं। पहले आप अपने बौद्धिक स्तर को देखें कि आप किस बौद्धिक स्तर में घुस गए हैं, जहाँ पे पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी बके जा रहे हैं। अपने ही देश के देशवासियों के लिए बिल्कुल भी शर्म बेचकर खा गए हैं। और फिर जब मैंने रिप्लाई में वाजिब प्रश्न उठाए तो उसका उत्तर आपने क्यों नहीं दिया? आखिर कैसे पता चले कि आप डिबेट के लायक हैं? आपके पास कोई तर्क है या सिर्फ फेक न्यूज की फैक्ट्री है? नास्तिकों को रोजी रोटी चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। धार्मिक गपोड़ों की तरह कहीं से दान दक्षिणा नहीं आती, न चढ़ावा आता है, और न ही दिन भर फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाकर गप्पेबाजी कर झूठ की रोटी खाते हैं। हमारे एक एक समय की कीमत है। तो महोदय पहले अपना बौद्धिक स्तर दिखाएं, कुछ तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करें कि वास्तव में आप डिबेट के लायक हैं। और लास्ट में आपने क्या कहा? अति उत्साह में आकर पारितोषिक देने की भी बात कह दी। मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है और फिर प्रलोभन भी कि आना ही है और फिर पारितोषिक भी लेके जाना है। जीत गए तो आपने ये कैसे सोच लिया कि जो सत्य परिवर्तन की राह पे हैं, जो तर्कशील हैं, जो फ्री थिंकर हैं, जो प्रगतिशील हैं, उन्हें आपके पारितोषिक की दरकार है। महोदय मैं आपको पारितोषिक मुंह मांगा इनाम दूंगा। आप इन वाजिब प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। मैं लिस्ट यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, इन प्रश्नों के आप उत्तर दे दीजिए और मुंह मांगा इनाम ले जाइए। बनाइए अगला वीडियो और पेश कीजिए पूरे तथ्यों के साथ, साइंटिफिक एविडेंस के साथ। साइंटिफिक एविडेंस तो आप समझते होंगे ना। पहला प्रश्न, 1 अरब 96 करोड़ साल पहले वेद टपके, इसका प्रमाण दीजिए। बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस। दूसरा, महाभारत 5000 साल पहले हुआ था, इसके सबूत क्या है? तीसरा, रामायण 11 लाख पहले हुआ था, इसका प्रमाण क्या है? यहाँ पे अगर 11 लाख की जो संख्या है उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। कुछ लोग 17 लाख बताते हैं, कुछ लोग 7000 पे भी आ जाते हैं। जो भी आपको लगे पूरे प्रमाण के साथ आप बताएं। फोर्थ, संस्कृत भाषा 2000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है, इसे साबित करें। फिफ्थ, जीवों का एवोल्यूशन नहीं हुआ है, यह सब आपके तथाकथित परमेश्वर द्वारा डायरेक्ट युवा अवस्था में प्रकट किए गए हैं, इसका प्रमाण अपने किसी गुरु जी से पूछकर प्रमाण सहित बताएं। 6, राम हमारे पूर्वज थे, इसको साबित कीजिए। यहाँ हमारे में आप अपना भी जोड़ सकते हैं। 7, बरनावा में जो आप लाक्षागिरी बता रहे थे वह महाभारत का ही है, इसके क्या साइंटिफिक एविडेंस है? प्रमाण सहित पेश करें अगले वीडियो में। और महोदय आप बिल्कुल भी चिंता न करें, डिबेट
डिबेट भी होगा। आपसे क्या, मैं तो आपके गुरु से भी डिबेट करना चाहूंगा, लेकिन पहले आप इन प्रश्नों के उत्तर दें, बौद्धिक स्तर को दिखाएं कि हाँ आप डिबेट करने के लिए तैयार हैं। आप यह साबित तो करें कि आपके साथ डिबेट करने से कुछ सीखने को मिलेगा, न कि सिर्फ समय की बर्बादी होगी। जो प्रश्न मैंने उठाए हैं उसको पूरे तथ्यों प्रमाणों के साथ उत्तर दीजिए। वो उत्तर इतना साइंटिफिक हो कि भारतीय सरकार तथा जितने भी इतिहासकार हैं वह उसको मान लें और उस पर एकमत हो जाएं। आप प्रमाण तो प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह वीडियो उन सभी लोगों के पास पहुंच सके जो लोग साइंस के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं, बिना किसी एक्सपेरिमेंट, बिना किसी रिजल्ट साइंस की खा रहे हैं और साइंस की निंदा कर रहे हैं। और किस लिए? तो इनके धर्म के धंधा चलते रहे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।